नमस्कार। मैं सजाब सर कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि बोर्ड रैंकर नाम से बोर्ड एग्जाम के लिए एक सीरीज चलाई गई है जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के बारे में स्टडी की जाती है। हर सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ाई जाती है, हर सब्जेक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन की जाती है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और बायोलॉजी। अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में आपको आज का लेक्चर नंबर 4 है, जो चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 4 है। और अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो आपको इसमें ग्रुप में मिल जाएगा। बोर्ड रैंकर वाली सीरीज में जो भी आप देखना चाहते हो, जो भी वीडियो आप देखना चाहते हो, सब मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं। तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये टॉपिक आपके दिख रहा है कि ये टॉपिक आपके सामने है। ये टॉपिक अपने को पढ़ना है। टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करनी है। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जो कि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक डाइपोल डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिस्कस किया था और आपको ये बात बताया था कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। अगर बात किया जाए यहाँ पर डाइपोल क्या होता है, तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट अ सम शॉर्ट डिस्टेंस द सिस्टम इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बारे में मैंने बताया था। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन भी होगा। और डायरेक्शन मैंने क्या बताया था, डायरेक्शन मैंने आपको बताया था कि हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ चलती है। ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। उसके बाद मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। आपको बताया था दो पोजीशन पर आपको निकाला था, पहला एक्सियल पोजीशन पर और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अगर एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब, ये होता है एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी प्रूविंग हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन हमने बताया था 1/4πε0 क्यू पी अपॉन आर क्यूब, ये आया था आपका इक्वेटोरियल पोजीशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसके प्रूविंग के डिस्कस किया था। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा उसी के आगे क्या है, पहला है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क के बारे में जहां से क्वेश्चन बनता है, और टॉर्क के साथ ही आपको वर्क डन भी बता दूंगा। तो टॉर्क और वर्क डन दोनों एक साथ आपको बता दिया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अगली क्लास जो होगी वो गॉस थ्योरम की होगी। तो उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात किया जाए तो ये है आपका टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया। मैं आपको अच्छे से बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पिछली क्लास में हम लोगों ने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ा था। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया जहाँ पर सभी पैरेलल लाइट रे होती हैं, पैरेलल लाइन होती हैं। तो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया गया। इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया। ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर फोर्स किधर लगेगा? अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है,
तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर जो फोर्स होगा वो इस पर प्लस क्यू हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलती है, तो इस पर क्यू ई इधर होगा, माइनस क्यू हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो इधर क्यू ई इधर होगा। तो ये दो फोर्स के डायरेक्शन आपको दिख रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्ज है उसके वजह से, चार्ज की वजह से जो फोर्स की वैल्यू है वो यहां पर दिख रहा है। अगर बात किया जाए यहां पर कि इन दोनों फोर्स की वजह से टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखिए अगर कोई भी दो फोर्स होता है, अगर मान लो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस पर इधर से एक फोर्स लगाया गया, इधर से एक फोर्स लगाया गया, अब बताओ दोनों फोर्स क्या करेगा, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, और अगर इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा तो वो जब रोटेट करेगा तो वहां पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और उसी टॉर्क की बात करनी है। और एक बात और यहाँ पर अगर आप पढ़ते हो फिजिक्स में, तो आपको पता है कि दो फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो इसे कपलिंग कहते हैं। तो अगर कपल हो रहा है तो वहां पर टॉर्क क्या होता है, टॉर्क सिर्फ यही होता है कि दोनों फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उसमें से एक चार्ज, मतलब टॉर्क का फार्मूला आ गया, जो टॉर्क है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। याद रखिए दोनों फोर्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो इनटू फोर्स, ये दोनों को मिलाने पर टॉर्क आता है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर अगर बात किया जाए तो इन दोनों फोर्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो आपको पता है ये 12 है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा 12 साइन थीटा। कितना सिंपल बात है। अब आप कहोगे ये कैसे आया, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको पता है परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस है 12, तो क्या परपेंडिकुलर इक्वल टू 12 साइन थीटा आया कि नहीं आया, आप बताओ। 12 साइन थीटा आया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया आप दोनों फोर्स के बीच, तो 12 साइन थीटा, और फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है क्यूई। फोर्स की वैल्यू अभी मैंने बताया था क्यूई उधर भी होगा प्लस पर, नेगेटिव पर इधर होगा, तो फोर्स की वैल्यू हो गया क्यूई, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 12 साइन थीटा। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी है, Q इंटू 12 क्या होता है P, तो आपका फार्मूला आ गया टाउ, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना चाहो तो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा है, तो वेक्टर फॉर्म का जो वेक्टर आएगा टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कैसे आया, आपके सामने दिख रहा है, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर कैसे अपने प्रूविंग करेंगे ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर थीटा जो है किसके किसके बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, ये थीटा होता है। थीटा जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। रैंडम फैन साउंड कम आ रहा है, अब साउंड क्लियर है क्या? बता दीजिएगा साउंड क्लियर है।
अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले इसमें देखो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है जिसकी डिस्टेंस 12 है और इसमें जो है एफ की वैल्यू दिया हुआ है। कपलिंग के बारे में बता रहा है कि कपलिंग है, कपलिंग में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो टाउ इक्वल टू एफ इनटू 12 sin थीटा। एसी क्या है 12 sin थीटा है, एफ की वैल्यू क्यू ई है और 12 sin थीटा जो हमने आपको तरीका बताया उससे 12 sin थीटा निकल गया, तो टाउ आ गया आपका क्यू इंटू 2l ई साइन थीटा। क्यू इंटू 2l होता है पी, तो पी साइन थीटा, ये आपका फार्मूला आ गया। अब यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। तो मैक्सिमम जो टॉर्क आता है वो आता है जब साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेके +1 तक होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी +1 पर। यहां पर +1 रखेंगे तो टाउ की वैल्यू क्या आएगी पीई। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री करोगे तो +1 आएगा और टी की वैल्यू पी हो जाएगा साइन। मिनिमम वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 होती है। -1 कब होगी आपको पता होना चाहिए, -1 180 डिग्री पर अगर 0 डिग्री है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो साइन 0 0, यहाँ पर टाउ की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर आपको वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पढ़ना है। वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हेडिंग डाल लीजिए, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ध्यान दीजिएगा इसको, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, मान लो ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लो रख दिया हमने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया जिस पर प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ है और इसका एंगल इनिशियल θ1 है। अब जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल में रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको पता है एक इधर फोर्स लगेगा और एक इधर फोर्स लगेगा। जो इधर वाला फोर्स लगेगा वो क्यू ई होगा प्लस में, इधर वाला भी क्यू ई होगा। अब एक बात बताओ, जब दोनों फोर्स इस पर लगेगा तो ये इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा और जब अपने पोजीशन से रोटेट होगा उस रोटेशन की वजह से क्या आया आपका वर्क डन आएगा। मान लो θ1 एंगल है और ये रोटेट होके थोड़े देर बाद आपका θ2 एंगल आ जाता है। मान लो θ2 एंगल इस तरीके से आ गया, θ2 एंगल आ गया, मान लो ये θ2 एंगल आ गया। पहले θ1 एंगल था और ये रोटेट होके जब इस पर फोर्स लगा तो रोटेशन हुआ और रोटेट होके θ2 एंगल आ गया। मतलब क्या चेंजिंग हुआ, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग हुआ या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग हुआ। साफ साफ दिख रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग। आपको याद होगा, आप लोगों को फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या आप कहते हो कि फोर्स इक्वल टू फोर्स वेक्टर, सॉरी वर्क डन इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये फार्मूला होता है। अगर हम यही फार्मूला हम किस में ले ले, यही फार्मूला अगर हम रोटेशन में ले ले तो यही फार्मूला हो जाएगा कि वर्क डन इक्वल टू टॉर्क, फोर्स की जगह पे टॉर्क वेक्टर डॉट थीटा वेक्टर, याद रखिए। अब यहां पर वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहां पर क्यूई तो वेरिएबल है नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो सिर्फ थीटा का वेरिएबल है। तो हम वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स में ये फार्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, W बराबर टाउ वेक्टर डॉट डी थीटा। अगर डी डब्ल्यू की बात करें, छोटे से एंगल डी थीटा में चेंजिंग, और कहां से कहां चेंज हो रहा है, θ1 से θ2, तो यही फार्मूला बन जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ वेक्टर डी थीटा वेक्टर। अब एक बात बताओ, यहां पर अगर हम डी डब्ल्यू रख दे और टाउ की वैल्यू पी साइन थीटा रख दे और यहाँ पर डी थीटा हो गया और इसका इंटीग्रेशन लगा दिया दोनों तरफ, और कहां से कहां लिमिट θ1 से θ2 तक। अब इसको सॉल्व किया मैंने, देखो वर्क डन का भी प्रूविंग आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ तो 1 DW का फार्मूला हो जाएगा, वर्क डन W
बराबर यहाँ पर पीई बाहर हो जाएगा, साइन थीटा का होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2। अब देखो माइनस है तो जाहिर सी बात है माइनस इसके लिमिट को चेंज कर देता है, तो अब ये हो जाएगा थीटा 2 से थीटा 1, तो ये फार्मूला हो जाएगा पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आपका ये फार्मूला आ गया किसका, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का। कैसे प्रूविंग हुआ दोनों, टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल और वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपको यहाँ पर समझना होगा। ये चीज मैंने आपको क्लियर किया, कैसे हम टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं, कैसे हम टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीज अपने को क्लियर होना चाहिए। तो टॉर्क की वैल्यू प्रूव करके मैंने दिखाया आपको, टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये चीज हमने क्लियर कर दिया। तो टॉर्क के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक उसकी बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। यहां पर अगर बात करूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपको पता है द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, अगर एक सर्कुलर रिंग ले लिया हमने, इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितने पास हुए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से 5 लाइन पास हुए, तो फ्लक्स क्या हो गया 5। याद रखिए, ऐसे हम लोग फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस। तो दिया हुआ है गिवन रीजन में टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो कितना नंबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, वही क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो यहां पर ई वेक्टर है और इसका रीजन है डीएस वेक्टर इधर लगा है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, तो जो फ्लक्स आएगा, फ्लक्स फाई बराबर वो आएगा ई। देखो इसको हमने नॉर्मली कर दिया, ई cos थीटा आ गया, तो आपको पता है कि हमेशा नॉर्मली जितना फ्लक्स पास होता है वही लेते हैं। देखो इसके तो दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर भी आएगा, आपको पता है ई cos थीटा और ई sin थीटा, लेकिन नॉर्मली कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो वो इतना इंटू इतना ई cos थीटा इंटू ds, तो आपका नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो डी फाई बराबर ई ds cos थीटा, जिसको हम लोग ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर भी कर सकते हैं। तो इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेट सरफेस ऑफ एरिया एस, और वो आपको दिख रहा है फाई इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी फाई, तो आपका आ गया इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, तो फाई इक्वल टू आ गया ई डॉट एस वेक्टर। याद रखना है ये बात, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यही फार्मूला ई डॉट एस वेक्टर हो जाता है। तो ये आपका फ्लक्स का फार्मूला। अब इसमें भी मैक्सिमम और मिनिमम आप चाहो तो निकाल सकते हो, मैक्सिमम फ्लक्स क्या होता है, मिनिमम फ्लक्स क्या होता है। तो ये फ्लक्स की बात जहां तक हुई, वो ये सब क्वेश्चन हमने, ये सब कंसेप्ट हमने आपको बता दिया, ऐसे हम लोग इसको देखते हैं। तो फाई इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है इस पर, अब हम यहां से आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, जितना टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है उस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला है राइट द expression for the work done on an electric dipole of dipole moment P in turning it from its position of stable equilibrium to position of unstable equilibrium in uniform electric field E। मतलब कहां से कहां जाना है, थीटा 1 स्टेबल, पहले देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया थीटा की वैल्यू 0, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया थीटा की वैल्यू 180। अब वर्क डन क्या आएगा, अब एक बार बताओ, वर्क डन का फार्मूला होता है W इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब थीटा 1 0 रख दिया हमने तो 1 आ गया, कॉस थीटा 2 180 रखा तो -1 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर आ गया 2PE। ये वर्क डन का आंसर आ गया इस क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है अपने को कैसे करना है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अपने को समझना होगा कि क्या होता है। अगर स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया तो आप आसानी से वर्क डन का फार्मूला रख के वर्क डन निकाल सकते हो आराम से। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। तो ये चीज हो गया आपका वर्क डन का फार्मूला, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन
आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप लोग सॉल्व करो, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1 मिनट हो गया हमारा, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, सोल्यूशन करते हैं इसका। ई वेक्टर की वैल्यू दिया हुआ है, गिवन है 5 इंटू 10⁻3। तो सबसे पहले अपने को सॉल्व कैसे करना है ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझना होगा। कभी भी न्यूमेरिकल को 3 स्टेप में करते हैं, गिवन, टू फाइंड, फिर फार्मूला, फिर सोल्यूशन। ये तरीका, ये 4 स्टेप जो है वो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और फोर्थ स्टेप, 4 स्टेप में आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, कभी भी चाहे कितना भी आसान क्वेश्चन आता है। तो यहां पर सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन कैसे लिखेंगे ध्यान रखिए, गिवन हमने लिखा, गिवन, तो गिवन ये है, गिवन क्या क्या गिवन है उसकी बात हम करते हैं। क्या गिवन है पहले ध्यान दीजिए। अब कितना भी आसान क्वेश्चन हो, एक बात समझिए, अगर ये स्टेप करेंगे तो आपका आधा से आधा या 1 पेज आपका इस क्वेश्चन में चला जाएगा, चाहे कितना भी 2 लाइन का क्वेश्चन क्यों ना हो। जैसे गिवन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख दिया ई वेक्टर बराबर दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻3 आई कैप। आई कैप का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, ठीक है भाई, ये लिख दिया, गिवन है। उसके बाद दिया है कि स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है साइड दे दिया, साइड ऑफ स्क्वायर लिख दिया, साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है, गिवन है 10 सेंटीमीटर, और इसको तुरंत यहीं पर चेंज करते हुए चलेंगे 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है भाई। आगे कह रहा है प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन, और प्लेन क्या है, प्लेन, ये तो पहला पॉइंट दिया हुआ है, ये दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट दिया हुआ है प्लेन ऑफ स्क्वायर पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, ठीक है भाई, पैरेलल टू वाईजेड प्लेन, इतना चीजें दिया हुआ है। और भी दिया हुआ है, ये तो पहले तो पैरेलल दिया है, ये केस 1 दिया है, और केस 2 दिया है, केस 2 दिया हुआ है कि सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक अ 30 डिग्री एंगल, मतलब सेम स्क्वायर अगर प्लेन जो है मेक 30 डिग्री एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, याद रखिए ये चीज दिया हुआ है। ये 4 चीजें क्वेश्चन में दिया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है हमको। देखो क्या 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 दिया हुआ है, यहां पर मैं नोट कर देता हूं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर स्क्वायर का साइड 10 सेंटीमीटर, और प्लेन दिया है पैरेलल टू वाईजेड प्लेन। आपको ये तो केस 1 दिया था, केस 2 में क्या दिया था, इफ द प्लेन मेक 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। देखो ये चारों पॉइंट मैंने जो गिवन था वो लिख दिया कि नहीं लिख दिया। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो ये क्वेश्चन केस 1 के लिए क्वेश्चन हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो आप तुरंत 5 इंटू 10⁻3 इंटू 10 का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अपने को वैसे नहीं करना, ये चीज देखो गिवन है। फिर लिखेंगे टू फाइंड, टू फाइंड क्या है, टू फाइंड लिख देंगे, और यहां पर टू फाइंड में क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स निकालना है, ठीक है भाई, दोनों केस में। फिर उसके बाद फार्मूला लिखना है, फार्मूला, फार्मूला कौन कौन सा होगा, पहला फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और दूसरा एस इक्वल टू ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर का साइड का स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। उसके बाद आपको सोल्यूशन, उसके बाद से सोल्यूशन शुरू होगा,
उसके बाद जो अगला स्टेप हमको करना है वो सोल्यूशन फोर्थ स्टेप का होगा। यहां पर मैं करता हूं फोर्थ स्टेप, यहां पर शुरू होगा। तो सोल्यूशन यहां लिख दिया। क्या है पहले में फार्मूला हम यूज कर रहे हैं फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यहां लिख दिया फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब बताओ ई तो दिया है, अब एक बात बताओ वाईजेड प्लेन में पैरेलल टू वाईजेड प्लेन अगर कोई सरफेस है, मान लो ये प्लेन है, ये प्लेन है हमारा। अब ये मैं नहीं जानता कि कौन सा प्लेन है, वाईजेड प्लेन ये है। अब एक बात बताओ ये प्लेन है तो क्या एरिया हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा? सरफेस एरिया का डायरेक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। तो अब बताओ अगर वाईजेड प्लेन ये है तो ये वाला एक्सिस कौन सा होगा? एक्स एक्सिस होगा। तो हमेशा एरिया यहां पर क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि ई वेक्टर तो 5 इंटू 10 का पावर 3 है, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा पहले केस के लिए एस ए स्क्वायर इंटू आई कैप हमने रख दिया, यहां पर रख दिया क्या है ई वेक्टर 5 इंटू 10 का पावर 3 आई कैप डॉट एस वेक्टर दिया है ए स्क्वायर इंटू आई कैप। अभी देखो आई डॉट आई 1 होता है तो आंसर आ गया 5 इंटू 10 का पावर 3 ए स्क्वायर। अब ए क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किया मैंने तो 5 इंटू 10 का पावर 3 और ये आ गया 10 का पावर -1 का स्क्वायर 10 का पावर -2, तो आंसर आ गया आपका 5 इंटू 10 का पावर -1। ये आंसर आ गया मतलब 0.5 आपका आंसर आया फ्लक्स का पहले केस में। पहले केस में ये आंसर आया। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगले को ये चीज तो आपका बेसिक जो क्वेश्चन में दिया है वो उतार दिया मैंने, गिवन में, टू फाइंड में, सॉल्यूशन में। आंसर तो ये है और उसमें सिंपल एक फार्मूला लगाना है फाई इक्वल टू ई डॉट एस। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक अ 30 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। एक बात बताओ, मान लो ये एक्स एक्सिस है, प्लेन ऐसे बना रहा है, तो इसका नॉर्मल कैसे बनाएगा? नॉर्मल इसके इसके इधर 60 डिग्री पर बनाएगा, क्योंकि ये एंगल तो 30 डिग्री है। अरे मान लो ये एंगल 30 डिग्री है तो इसका नॉर्मल तो ये है, नॉर्मल तो ये है, तो नॉर्मल और इस पेन के बीच का एंगल कितना होगा? अगर ये 30 है तो ये होगा 60 डिग्री। तो यहां पर फाई की वैल्यू 60 डिग्री ले लेंगे तो आपका फ्लक्स आ जाएगा 5 इंटू 10 का पावर 3 इंटू एरिया 10 का स्क्वायर इंटू 10 का पावर -4 इंटू कॉस 60। इसको सॉल्व करेंगे आपका फ्लक्स आ जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। बोलो बात समझ में आई? तो ये तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इफ, अब देखो अगला क्वेश्चन है इफ 10 इलेक्ट्रॉन, वैसे ही क्वेश्चन करना है। गिवन क्या है? गिवन है, ध्यान से देखो, गिवन है आपका 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन, मतलब n की वैल्यू दिया है 10 इंटू 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई। रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल बॉडी, रिमूव किया गया मतलब Q की वैल्यू क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। व्हेन द चार्ज ऑन द बॉडी, आपसे पूछा व्हाट इज द चार्ज ऑन द बॉडी, तो Q इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस NE। आपको पता है प्लस है, n की वैल्यू दिया 10 इंटू 10 का पावर 6 और E की वैल्यू दिया 1.6 इंटू 10 का पावर -19। देखो मैंने पूरा तरीके से नहीं लिखा, जो दिया था वो यहाँ दिया था और यहाँ, अब उसके बाद टू फाइंड, उसके बाद फार्मूला, उसके बाद सोल्यूशन, तो पूरा एक पेज भर जाएगा आपका। तो ऐसे अपने को क्वेश्चन करना है। चलो उसी तरीके से करते हैं। तो ये तो गिवन हो गया। अपने को फाइंड क्या करना है? फाइंड, टू फाइंड, तो वो है चार्ज। ठीक है बेटा, चार्ज की वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद फार्मूला कौन सा यूज होगा? फार्मूला आपको पता है Q इक्वल टू NE। उसके बाद सोल्यूशन आएगा। सोल्यूशन में Q की वैल्यू, N की वैल्यू दिया है 10 इंटू 10 का पावर 6 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 16 इंटू 10 का पावर -13 कूलम। ये आपका सोल्यूशन हुआ। देखो कितना एक लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन उसको हमने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। तो सबसे पहले गिवन लिखा, फिर टू फाइंड लिखा, फिर फार्मूला लिखा, फिर सोल्यूशन लिखा। कैसे अपने को करना है क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अपने को क्वेश्चन कैसे बोर्ड एग्जाम में करना है। हम लोग क्या करते हैं, पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं।
पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी हम लोगों का आंसर जो है वो एकदम सही रहता है, लेकिन अगर हमारा जो रिजल्ट आता है उसमें पूरे नंबर नहीं मिलते। उसके पीछे रीजन यही है कि हमारा जो कैलकुलेट करने का तरीका है, वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन, वो रॉन्ग है। अपने को राइट पाथ लेकर चलना है तो इस तरीके से करना होगा। तो ये तरीका है आपका पहला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वही सेम एज इट इज क्वेश्चन है। इस बार 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है तो कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज। तो ये चीज आपको याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज कब होगा और निगेटिव चार्ज कब होगा, ये चीज अपने को समझना है। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू इक्वली चार्ज विद पिच बॉल 3 सेंटीमीटर अपार्ट, क्या दिया हुआ है? पहले गिवन लिख लिया, ठीक है। चार्ज इक्वल, क्या दिया है? चार्ज इक्वल, मतलब Q1 बराबर Q2 बराबर Q, ठीक है भाई। डिस्टेंस दिया है, गिवन है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? R बराबर 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। रिपेल कर रहा है, रिपेल इच अदर विद अ फोर्स F, फोर्स दिया हुआ है, फोर्स की वैल्यू दिया हुआ है F इक्वल टू 4 इंटू 10 का पावर -5 न्यूटन। आपको ये तो गिवन हो गया, जो क्वेश्चन में गिवन दिया था। उसके बाद अपने को 2 फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? फाइंड द चार्ज ऑन ईच बॉल, मतलब क्या निकालना है? चार्ज Q1 Q2 निकालना है अपने को, क्वेश्चन मार्क है। आगे क्या? गिवन टू फाइंड। फार्मूला क्या यूज करना है आपको पता होना चाहिए, कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ का फार्मूला है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करना है। उसके बाद सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखिए, फार्मूला यूज किया, पहले फार्मूला यूज किया F इक्वल टू K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 इंटू 10 का पावर 5 इज इक्वल टू Q स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। R की वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर, लिख दिया मैंने। बताओ इतना बात समझ में आई? अपने को Q निकालना है। आपको पता है K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 का पावर 9, तो 4 इंटू 10 का पावर 5 बराबर 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 का पावर -4। देखो 9 से 9 कट गया, ये इधर आ गया, 10 का पावर 13 हो गया, ये नीचे आया, तो 4 इंटू 10 का पावर 5 माइनस 13 मतलब माइनस बराबर Q स्क्वायर, तो Q की वैल्यू आ गया 2 इंटू 10 का पावर -4 कूलम। ये तरीका हो गया आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का, और इसी तरीके से, इसी मेथड से, इसी पाथ पर आपको चलना है, तो आपके कभी भी नंबर जो है वो गलत नहीं होगा। कभी भी नंबर आपके गलत नहीं होंगे, कभी भी आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बताओ इतने में अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये अगला क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व किया है, कैसे करना है, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं, उसकी बात मैंने यहाँ पर की है। बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये चीज मैंने आपको बताया है। अगर अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये क्वेश्चन आपको तरीका बताया बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने के। मैं चाहता तो इसको एक एक लाइन में क्वेश्चन होता, लेकिन नहीं, अपने को बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करने हैं। इसलिए इस बार आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में लगभग 16 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर चला है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहाँ पर आपको एक बात पता है कि अब यहां पर अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तरीके से नहीं करना, गिवन टू फाइंड फार्मूला सॉल्यूशन। अब अपने को डायरेक्ट देखो, रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड अट्रैक्शन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। दो चार्ज दिया हुआ है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दोनों पर चार्ज क्या है? ई। और तो इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मास ऑफ प्रोटॉन। अगर ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है तो आपको पता है। अब इसमें बात किया जाए तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एफ इलेक्ट्रिक अपॉन एफ ग्रेविटेशन। अब बताओ एफ ग्रेविटी इलेक्ट्रिक क्या होगा? के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
अपॉन एफ ग्रेविटेशन क्या होगा, जी एम ई एम पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। अब बताओ अपने को यहाँ पर जितना भी ऑप्शन दिख रहा है वो सब किस में है, ऑप्शन ऑर्डर में, सिर्फ ऑर्डर से मतलब है, तो अपने ऑर्डर निकालेंगे। तो एफ ई अपॉन एफ जी बराबर के की वैल्यू 10 का पावर 9, सिर्फ ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, ई की वैल्यू 10 का पावर -19 मतलब इंटू 10 का पावर -38 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10 का पावर -11 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 का पावर -31, मास ऑफ प्रोटॉन 10 का पावर -27। इसको सॉल्व करोगे लगभग 10 का पावर 40 आएगा। बताओ अब कौन सा ऑप्शन आपको 10 का पावर 40 के पास लग रहा है, 10 का पावर 39, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 10 का पावर 39। तो ये चीज हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन आपका है a charge of 10 Newton, 10 unit is divided so that the force between the two charge is maximum when placed 2 centimeter apart. Then find the value of two charge. अब एक बात समझो, यहाँ पर आपको चाहो तो ट्रिक से कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव होता तो मैं तो तुरंत कह देता कि 10 यूनिट है तो आंसर आ जाएगा 5 और 5, क्योंकि हमेशा आधा पार्ट में डिवाइड होता है तो मैक्सिमम फोर्स आता है। लेकिन अपने को यहाँ पर इस तरह से नहीं करना, अपने को इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले गिवन टू चार्ज दिया हुआ है, चार्ज 10 यूनिट, ठीक है। डिस्टेंस दिया है, आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। आपको निकालना टू फाइंड क्या है, वैल्यू ऑफ चार्ज फॉर मैक्सिमम फोर्स। उसके बाद फार्मूला आपको पता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और फॉर मैक्सिमा ये चीज समझना है dF बाई dQ बराबर 0। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें एक चीज जो फार्मूला है ये चीज अपने को समझना होता है, ये वाला फार्मूला। भाई किसकी वैल्यू मैक्सिमम पूछ रहा है, फोर्स की, और किसको डिवाइड करना है, चार्ज को। तो फोर्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज करेंगे dF बाई dQ, और वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो ये चीज आपका इस क्वेश्चन में होता है कभी भी आपको मैक्सिमम फोर्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिए। तो आपको पता है कि एक 10 न्यूटन का चार्ज है, 10 यूनिट का चार्ज है क्यू, मान लो क्यू की वैल्यू 10 यूनिट है, ठीक है भाई। इसको एक पार्ट है, लेट वी हैव टू पार्ट्स, एक क्यू है और दूसरा 10 माइनस क्यू, और दोनों के बीच की दूरी r बराबर दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो हमने फार्मूला लगाया फोर्स इक्वल टू के क्यू 10 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर। अब अपने को dF बाई dQ करना है, हमने पहला फार्मूला यूज कर लिया। अब दूसरे फार्मूले पर आते हैं, dF बाई dQ। अगर हम ध्यान दें तो इसका डिफरेंस है, ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब तो कांस्टेंट है। अब अपने को सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये 10Q माइनस क्यू स्क्वायर, 10Q माइनस क्यू स्क्वायर। तो 10Q माइनस क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन Q के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो 10Q का तो 10 आ जाएगा, माइनस 2Q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2Q, तो ये आ गया आपका। इसको 0 किया मैंने अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो Q की वैल्यू आ गया 5 यूनिट। अगर Q की वैल्यू 5 आया तो आपको पता है 10 माइनस Q की वैल्यू भी 5 आएगा। मैंने यही बताया आपको कि कैसे अपने तोड़ते हैं, इतना आसान तरीके से मैंने आपको इसे सॉल्व करके दिखाया कि इतना आसान तरीके से कैसे करते हैं। बताओ कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है भाई। तो आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आपके लिए बताया,
और कैसे अपने को क्वेश्चन अप्रोच करना है बोर्ड एग्जाम में, ये भी मैंने आपको बताया है, और इसको अप्रोच करके कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ें मैंने क्लियर की। बाकी हम लोग अगली क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन जो है आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, बस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। इस तरह से आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।